हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वाजीरा रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 12 अगस्त 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पे या मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जो है सेबी प्रमुख या सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच पे कुछ आरोप लगाए गए हैं या उन पे खुलासा किया गया है कि उनका जो है अडानी के मामले में किसी न किसी तरह से लिंक है। तो इसको समझेंगे पूरा मामला क्या है और इससे क्या मुद्दा उठता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इस तरह की जुड़ी हुई चीज़ें जो आपको अपने इथिक्स में पढ़ते हैं उससे भी थोड़ी सी इसमें रिलेट करने की बात है। ठीक है। दूसरा समाचार ये है कि जापान ने पहली बार 8 अगस्त को एक महाभूकंप की चेतावनी जारी की है और देखा जाए तो भूकंप के बारे में प्रिडिक्शन करना या भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे में जापान की ये जो चेतावनी है इसको समझेंगे कि क्या ये भविष्यवाणी है या प्रिडिक्शन है या कुछ और है, और उससे हुए जो भी पहलू होगा उसको देखेंगे। तीसरा समाचार ये है कि यूक्रेन ने पहली बार, अगर देखा जाए जब से फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हुआ है रूस यूक्रेन का, यूक्रेन की सेना ने एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में रूस का एक क्षेत्र है कुर्स्क, उसके कुछ हिस्सों पर जो है उसने कब्जा किया है। हालांकि रूस भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों किया गया है यूक्रेन द्वारा, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और बाकी इससे जुड़े और भी जो पहलू होंगे उसको हम समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं। ये है सेबी की प्रमुख जो है माधवीपुरी बुच हैं। ये IIM अहमदाबाद के एलुमनी हैं। इनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी अनुभव रहा है, कई सारी कंपनियों से, हेज फंड से जुड़ी रही हैं। इन पर हिंडनबर्ग एक रिसर्च है, कुछ दिन पहले आपको हिंडनबर्ग का नाम नहीं तो एक कह सकते हो कि शॉर्ट सेलिंग फर्म है US की, जो कि किस शॉर्ट सेलिंग के बारे में भी बताएंगे, सुन लीजिए। शॉर्ट सेलिंग फर्म है US की, उसने अडानी ग्रुप पर एक खबर प्रकाशित की थी और अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग की थी। उसी के मामले को जांच करके काफ़ी मामला बढ़ा था। सेबी ने भी अभी कुछ ही दिन पहले जुलाई में हिंडनबर्ग को भी सो कॉज नोटिस जारी किया था उस मामले में। उसके कुछ दिन बाद हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसपे सेबी प्रमुख पर आरोप लगाया है कि इनका कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप से संबंध है। अब संबंध जिस तरह से साबित किया है अभी देखेंगे, उसको हम समझाएंगे, लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से गर्म हो गया है क्योंकि अडानी का मुद्दा पॉलिटिकल रूप से भी चर्चा का मुद्दा है। हम उनमें नहीं पड़ेंगे, हमें जो इससे जुड़े हुए पहलू है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखिए चर्चा में क्यों है, तो अमेरिका स्थित एक शॉर्ट सेलर है हिंडनबर्ग। शॉर्ट सेलिंग से अगर समझें तो देखिए होता क्या है कि जो शॉर्ट सेलिंग कंपनियां रहती हैं वो किसी मार्केट में जो शेयर चल रहा होता है उसके शेयर को वो बेचने का जो ब्रोकर होता है उससे कहती है कि आप इससे शेयर बेच दीजिए। बाद में वो उस जो है कंपनी का शेयर उनको देती हैं, उसका कमीशन ब्रोकर को मिलता है और फ़ायदा इनको मिलता है। ऐसा वो तभी वो हो पाता है जब उस कंपनी का दाम कीमत शेयर की कम हो जाए। इस काम को करने वाली चीज़ को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग। इसको लेकर वो कुछ ऐसी रिसर्च करती हैं, कुछ खुफिया जानकारी वो प्रकाशित करती हैं जिनको वो लगता है कि ऐसा करने से उसका शेयर प्रभावित हो जाता है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ना वो बहुत कुछ इमोशन पे चलता है, कुछ ज़्यादा ही इमोशन पे चलता है। इसी को लेकर संभवतः RBI, वित्त मंत्रालय और सेबी सब लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है या जो बहुत ज़्यादा जो वायदा बाजार वाली कहानी है उससे भारतीय छोटे निवेशकों को बचाया जा सके। तो शॉर्ट सेलिंग चलती है अमेरिका में, एकदम अनुमन्य है, लेकिन इस हिंडनबर्ग रिसर्च को अमेरिका में शॉर्ट सेलिंग करने की अलाउ नहीं है। भारत में तो शॉर्ट सेलिंग अलाउ है ही नहीं है, लेकिन इसने एक अडानी ग्रुप पे पिछले 18 महीने पहले इसने एक लगाया था कि अडानी ग्रुप में शेयरों में हेरफेर है, और इसके आरोप का इसके बाद जो माहौल बना था, तकरीबन 153 अरब डॉलर जो है कहीं ना कहीं अडानी के शेयर मार्केट घटा था, जिससे उम्मीद ये की जाती है कि इसका जो शॉर्ट सेलिंग से इसको जो है $4 मिलियन का फ़ायदा हुआ था। 153 अरब डॉलर अडानी का घटा था, इसको 4 मिलियन यानी $40 लाख का इसको फ़ायदा हुआ था, जैसा कुछ लोग बताते हैं। तो ऐसे में वो मामला फिर धीरे धीरे चीज़ें सुधर गई। सेबी जांच कर रही थी सुप्रीम कोर्ट के उसको लेकर इस पर कि अडानी मामले में, और ऐसे में इस पर हिंडनबर्ग में भी ये पता चला कि एक संस्था है, एक व्यक्ति है जिसका फंड है, उसने मॉरिशस रूट से शॉर्ट सेलिंग की थी भारत में।
अपने एक मॉरिशस रूट्स की एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसमें भारत में शॉर्ट सेलिंग अडानी में की थी और वो पार्टनर है हिंडनबर्ग का। और ऐसे में देखा जाए तो जो अडानी का शॉर्ट सेलिंग हुआ जो भारत में बैन है उसमें अडानी जो है हिंडनबर्ग भी शामिल है। एक तरह से देखा जाए कि वो कॉन्स्पिरेटर है, उसके द्वारा सेबी प्रमुख पर जो है अब आरोप लगाया गया है। ये पूरी तस्वीर बताना जरूरी है ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि सेबी प्रमुख पर यह आरोप लगाया गया है कि सेबी प्रमुख जो हैं वह भी किसी न किसी तरह से अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इस आरोप का जो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे सेबी, इसके खिलाफ कई आरोप लगाए जाने के बाद भी सेबी अपने अध्यक्ष के बचाव में सामने आया है और कहा है कि नियामक यानी सेबी के पास हितों के टकराव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र है जिसमें प्रकटीकरण ढांचा होता है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो पहले घोषित कर देता है कि उसके कहाँ कहाँ किस किस से इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। दूसरा है अस्वीकृति का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत है, प्रकटीकरण ढांचा और अस्वीकृति का सिद्धांत, जिससे हितों के टकराव से प्रोफेशनल दुनिया में बचा जाता है। अभी हम इसको समझेंगे लास्ट में कि ये क्या मामला है, क्योंकि ये एथिक्स से जुड़ा हुआ आपका है। बाकी सेबी के अध्यक्ष द्वारा अपने प्रतिभूतियों की होल्डिंग और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक प्रासंगिक प्रकटीकरण भी समय समय पर किया गया है, ऐसा सेबी का कहना है। कि सेबी कह रहा है कि भले वो आरोप लग रहा है लेकिन अध्यक्ष ने पहले से ही अपने जो भी शेयर उनके रहे हैं, जो भी उनके स्टॉक रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने प्रकटीकरण कर दिया है। और ये जो प्रकटीकरण होता है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने में मददगार होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें सामने आया है कि सेबी के पास वो पब्लिक डोमेन में न हो। हाँ, आम लोगों के पास उपलब्ध न हो, लेकिन सेबी में वो प्रकटीकरण है पहले से, और ऐसा इसमें कहा गया है सेबी के द्वारा। अगर हम देखें कि हिंडनबर्ग की नवीनतम रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, तो देखिए हिंडनबर्ग अपने नवीनतम रिपोर्ट में कहता है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति के पास अडानी मनी साइफनिंग घोटाला, यानी इसको वो खुद उसका कहा हुआ है कि अडानी में कैसे विदुर अडानी जो उनके भाई हैं उनके तहत मॉरिशस रूट से मॉरिशस और त्रिनाथ टबैको रूट से ऑफशोर रूट से राउंड ट्रिपिंग हुई है, उसका इस्तेमाल अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। कैसे हिस्सेदारी थी, इसमें लगाया गया कि दंपति ने, यानी जो सेबी के अध्यक्ष और उनके पति ने ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड है, इसमें निवेश किया था, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी निवेश किया था। ठीक है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बरमूडा स्थित ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड के उपनिधियों में से एक में बुच और उनके पति ने 2015 में निवेश किया था। अब देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं। ये एक फंड है GDOF, इसमें अडानी का, इसमें हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी के भाई गौतम अडानी ने निवेश किया था और 2015 में एक फंड होता है जो इन्वेस्टमेंट फंड, उसके कुछ सब फंड होता है, यानी उसके साथ कोई और भी फंड शामिल होते हैं, उसमें बुच जो है बुच दंपति यानी माधवपुरी और उनके हस्बैंड के शेयर थे। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो किसी विशेषज्ञ ने बड़ा अच्छा बात किया कि 2015 में, यानी आप किसी रेस्टोरेंट में कहीं चोरी होती हो तो आप पर आरोप इसलिए आ जाएगा कि आपने भी वहाँ उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था, क्योंकि चोर ने भी उस रेस्टोरेंट में खाना खाया था। अब चोर ने उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान चोरी किया था तो आपने उस रेस्टोरेंट में खाना खाया तो आप भी संबंधित हो गए। इस तरह का ब्लेटेंट और झूठा आरोप ये लगा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है। अब सेबी पर जो है प्रमुख ने आरोपों को क्यों खारिज कर दिया, क्योंकि है ही जो है आरोप इतना हास्यास्पद कि आप बताइए कि सेबी के अध्यक्ष बनी है ये 2018 में, 2017 में ये जो है उसका पूर्णकालिक डायरेक्टर बनी थी, 2018 में ये पूर्णकालिक डायरेक्टर, 17 में बनी थी पूर्णकालिक डायरेक्टर। उसके 2 साल पहले 2015 में निवेश किया गया था और उसके आधार पे ये लगाना कि ये अडानी समूह से जुड़ी हुई हैं तो हास्यास्पद भी है, निराधार भी है, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि ये चरित्र हनन का कोशिश है, क्योंकि सेबी द्वारा इनको क्या कर दिया गया है, इनको जो है शोकॉज नोटिस दिया गया है। ऐसे में हिंडनबर्ग द्वारा सेबी के प्रमुख का चरित्र हनन की कोशिश की गई है। दूसरा जो इसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अपने नवीनतम आरोप में लगाया गया था कि उनका निवेश 2015 में किया गया था। उस समय ये दोनों किसी भी सरकारी पद से नहीं थे, वो सिंगापुर में रहते थे और एक नागरिक थे, और नागरिक किसी में भी निवेश कर सकता है। पहले वो क्या करता रहा है, जैसे अभी कुछ एक मामला ये नहीं कि इन्हीं पर आया है,
एक और मामला आया था एक जज के मामले में कि वो कभी किसी जो है भारतीय जनता पार्टी से किसी तरह से जुड़ी हुई थी। ये मुद्दा शायद हमें याद आ रहा तमिलनाडु के किसी जज का था। ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो जो जज सुन रहे थे वो खुद ही कह रहे थे, काफ़ी वरिष्ठ जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो खुद ही कह रहे थे कि मैं खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ था यहाँ आने के पहले। तो ऐसे में जब आप यहाँ आ रहे हैं उसके पहले कि आपकी ज़िंदगी क्या है उससे नहीं मालूम है ना, उसके आने के बाद क्या आप उससे जुड़े हुए हैं ये मायने रखता है। तो उसी तरह से 2017 के पहले वो किस में इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, 2017 में आने के बाद क्या उन्होंने निवेश किया, तो ऐसा कुछ भी इनके पास प्रूफ नहीं है। और ना डायरेक्ट निवेश किया ऐसा भी कोई इसमें आरोप नहीं है। और एक आरोप था कि इसके कारण जैसे लग रहा है कि भाई इनका इंटरेस्ट है, तो क्या इन्होंने अडानी पे बचाया, कि हिंडनबर्ग का ये आरोप है कि इनका जो है संबंध रहा है, क्योंकि उसमें वहाँ संबंध रहा है कि उसमें इन्होंने भी निवेश किया था जिसमें अडानी के भाई का निवेश है। तो ऐसे में ये अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा है? इसको लेकर भी इन लोगों ने जवाब दिया है, सेबी ने जवाब दिया है कि उनके अध्यक्ष ने संभावित हितों से टकराव से जुड़े से मामले को खुद को अलग कर लिया है। अगर सेबी का जवाब देखें, हिंडनबर्ग के आरोप पर सेबी का जवाब कि इनके अध्यक्ष ने अपने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों से सभी को खुद को ही अलग कर लिया है। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सेबी होता है ना, वो बोर्ड होता है, वो सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा, सेबी अध्यक्ष डे बाय डे क्या काम करता है, लेकिन जो सेबी कोई भी रेगुलेटरी या मेजर फैसले लेते हैं उसमें एक बोर्ड होता है, बोर्ड द्वारा लिया जाता है। बोर्ड में कौन कौन शामिल होते हैं? सेबी के अध्यक्ष सहित 4 जो है पूर्णकालिक मेंबर होते हैं। आर्थिक मामलों के सचिव, यानी आप एक तरह से समझ लीजिए कि भारत सरकार का सचिव होता है, वित्त सचिव होता है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कारपोरेट मामले का मंत्रालय का जो सचिव है वो शामिल है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव शामिल हैं। यानी 3 तो बड़े सरकारी, यानी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के सचिव रैंक का 2 अधिकारी, यानी वित्त सचिव और कारपोरेट सचिव होता है। 4 पूर्णकालिक मेंबर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। इतने सारे लोग मिलकर कोई फैसला करते हैं। ऐसे में सिर्फ अध्यक्ष का, और उसमें भी उन्होंने अपने जो भी हितों के टकराव वाले मामले रहे हैं उससे अपने आप को पहले ही बता दिया था कि जो मामले आते हैं उससे खुद को दूर कर लिया है। ऐसे में ये कहना कि सेबी उन पर कर रही है, अध्यक्ष के संबंधों के कारण कर रही है, बिल्कुल ही गलत है। और सेबी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत नियामक ढांचा के रूप में सेबी काम कर रहा है और इसने न केवल वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है जो है सेबी का कार्य, बल्कि निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। सेबी ने कहा कि निवेशकों को ऐसी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले शांत रहने और उचित अध्ययन करने की जरूरत है। सेबी कह रहा है कि किसी भी तरह की इस तरह की रिपोर्ट आए तो पहले शांत रहें और उचित अध्ययन कर लें कि हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। फिर कह रहा है कि निवेशक जो रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की, उसी में उसने डिस्क्लेमर दे रखा है कि हिंडनबर्ग का इससे जुड़ी किसी भी कंपनी में शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। यानी हिंडनबर्ग का खुद ही इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है कि उसको नुकसान होगा कंपनी को, तो उससे हिंडनबर्ग का फायदा होगा। ऐसे में कह रहा है कि खुद ही इसमें यह मामले को समझ लीजिए कि हिंडनबर्ग ने खुद ही डिस्क्लेमर कर रखा है कि उससे किसी भी जुड़ी हुई कंपनी में उसकी शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। इसलिए शांत रह के उचित अध्ययन करके ही आपको फैसला लेना पड़ेगा। और बाकी सेबी जो है, सेबी बोर्ड है, वो सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रही है। अडानी मामले में जांच को लेकर सेबी क्या कह रहा है? देखिए, सेबी कह रहा है कि अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की विधिवत जांच की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी 2024 को जो अपना आदेश दिया था उसमें कहा था कि सेबी ने अडानी समूह में 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है। 24 जांच दिया था जिसमें से 22 जांच पूरी कर ली है। एक जांच अभी सेबी कह रहा है कि मार्च 2024 में पूरी होगी, एक जांच बची है, वो भी समाप्त होने वाली है। तो ये आरोप लगाना कि सेबी जांच नहीं कर रही है, ये गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 जांच दी थी उसमें से 22 जांच तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही मान रहा है कि पूरी हो गया है, और 2 जांच वो भी पूरी होने वाली बात है। यानी न उस तरह से न या इस तरह से किसी भी तरह से मामले में हिंडनबर्ग का जो बात है वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है, ऐसा सेबी का कहना है। अब इसमें जो एक मामला है हितों के टकराव का मुद्दा, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा ये है कि अब इसमें देखो हिंडनबर्ग करना क्या चाहता है कि जैसे सेबी जांच कर रही है अडानी मामले को लेके, और उसने एक शोकाज नोटिस भेज रखा है किसको? हिंडनबर्ग को।
अब ऐसे में ये है कि जो आपको जांच कर रहा है, जैसे जो जज हो, जज पे ही अगर आप उंगली उठा दो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है कि फिर वो आपको फैसला करने में उसको दिक्कत आ जाती है। यानी एक माहौल बना दो कि सेबी ही गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इससे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का समस्या आ जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव, उसको एक देखिए कहा जाए, अगर सरल शब्दों में समझा जाए कि इन्वेस्टोपीडिया बताता है कि जब कोई संस्था या व्यक्ति व्यक्तिगत हितों और पेशेवर कर्तव्यों या जिम्मेदारियों के बीच टकराव के कारण अविश्वसनीय हो जाए, यानी हितों के टकराव के कारण अविश्वसनीय बना हो जाए, तो उसे कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी ये बता रहा है, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा ये साबित करना चाह रहा है कि बुच का, यानी माधवी बुच जो अध्यक्ष हैं, उनका खुद ही कभी न कभी बहुत दूर से संबंध निकाल के अडानी से संपर्क रहा है। ऐसे में अडानी की जांच सेबी द्वारा निष्पक्ष नहीं की जा सकती। और देखिए भारत में मांग भी उठने लगी है कि जेपीसी करो। अब सुप्रीम कोर्ट की जांच भी नहीं, जेपीसी करो। और जेपीसी क्या कर सकता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत सारी जेपीसी बैठती है, उसमें केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है और कुछ नहीं किया जा सकता है उसके द्वारा जो है। हालांकि हम ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी भी जेपीसी हुई है उसमें कोई बहुत जो है क्रिटिकल मैटर आया हो ऐसा नहीं हो, और इतने बड़े आरोप भी नहीं हैं। देखो मैं बताऊं हिंडनबर्ग आरोप कैसे लगाता है। हिंडनबर्ग जो अपने तर्क देता है वो अडानीवाज करके एक फर्म है उसको तर्क देता है। अब अडानीवाज क्या करता है उतनी गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। और अडानीवाज जो है अपनी रिपोर्ट कहां से देता है? हिंडनबर्ग और एक और संस्था है वहां से देता है। और वो संस्था कहां से अपनी रिपोर्ट देता है? अडानीवाज और हिंडनबर्ग से देता है। और हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट कहां देता है? अडानीवाज और एक संस्था से। यानी ये आपस में ही एक दूसरे से, और ये पहली बार नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था अडानी ग्रुप का मामले को लेकर, तो हिंडनबर्ग से पूछा गया कि भाई आपके पास जो ये तथ्य आया, आपका विसल ब्लोअर कौन है? तो उन्होंने कहा कि भारत स्थित प्रमुख जो है व्यक्तियों द्वारा जो है ये हमें बताया गया है। और उन्हीं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आधार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया। यानी कि जिस व्यक्तियों के हवाले से हिंडनबर्ग इतना कहानी बना रहा है, फिर बताया जाए कि हिंडनबर्ग यानी इसको एक कहा जाता है कि एक दूसरे पर आधारित तर्क, जिसे एक गलत और अवैध तर्क माना जाता है। ठीक है, अब समझिए कि अगर ये हितों का टकराव होता है कि अगर किसी व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ, जैसे मेरा कोई मित्र हो बचपन का, या जैसे भी हमारा कोई मित्र हो, और मेरे किसी कमर्शियल या प्रोफेशनल लाइफ के साथ उसका जुड़ाव हो, जिसमें हम ये लगे कि हम उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं, या सकारात्मक या नकारात्मक दोनों स्तर पे भेदभाव कर सकते हैं, तो क्या तब उसे कहा जाता है हितों का जो है कॉन्फ्लिक्ट या हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसको बचने के लिए क्या किया जाता है कि पहले ही आप घोषित कर दो कि हमारा और सामने वाले का हित जुड़ा है, हम इसके साथ संबंध में रहे हैं, हमारा इसका रिलेशन रहा है, चाहे व्यक्तिगत या जिस तरह से वो बता दो। या और ज़्यादा जरूर अगर लगे कि नहीं बिल्कुल ही सामने वाला है तो उससे हट जाओ। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही आता है, जब भी जजों के सामने इस तरह का मामला आता है उनको घोषित करना होता है। इसलिए देखिए ये एक बात कहा जाता है कि जो जिस जज अगर कोई जस्टिस है उनके जो है निकटस्थ सहयोगी जो है पारिवारिक सदस्य वहाँ पे जो है उस कोर्ट में वो नहीं करते हैं, वकालत नहीं करते हैं जहाँ पे वो जज होते हैं। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डर रहता है। ऐसे में अगर कोई मुद्दा आता है, जैसे एक बार आया था कि बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तो उसमें टॉप सीनियर मोस्ट जज यानी जिन्हें भविष्य में चीफ जस्टिस बनना था वही की मेंबर 5 सदस्यीय बेंच वो बैठी थी, उसमें जस्टिस यू ललित भी थे। लेकिन एक मामला आया कि ये जो है पुराने मामले में अमित शाह के केस इन्होंने कर रखा था, तो फिर उन्होंने जो है उस मामले से अपने को हटा लिया था। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है तो या तो पहले आप अपना क्या करो कि जो प्रकटीकरण कर दो किया ही जाता है, और अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए तो खुद को हटा लिया था। तो जब देखिए ऐसी उत्पन्न होती है तो हितों के टकराव वाले पक्ष को आमतौर पर खुद को हटाने के लिए कहा जाता है, और कानूनी तौर पर खुद से अलग करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। कभी कभी किसी स्थिति में खुद को अलग करने के बजाय आप बस हितों के टकराव का खुलासा करके भी बात खत्म कर सकते हैं। और ये जो दोनों पहलू हितों के टकराव को रोकने के लिए है, सेबी का कहना है कि उसके अध्यक्ष ने इसका पालन किया है, और सेबी में ये तंत्र उपलब्ध है कि जो भी सेबी का मोड में शामिल होता है उसे
अपने हितों का प्रकटीकरण करना पड़ता है और अगर टकराव की स्थिति में खुद को अलग भी करना पड़ता है। तो इस तरह से कोई हितों के टकराव का मामला ही नहीं है जैसा ये बनता है। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं। जापान द्वारा मेगा भूकंप या महाभूकंप की चेतावनी जारी की गई है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि भूकंप की चेतावनी आमतौर पे जारी की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है कि भूकंप के बारे में आप कोई प्रोडिक्शन कर सकते हैं। हाँ, 10-20 सेकेंड 1-2 मिनट पहले भले थोड़ा बहुत अनुमान लग सकता है, लेकिन भूकंप की चेतावनी जारी करना, ये भूकंप ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में चेतावनी जारी करना संभव नहीं हो पाता है। उसके बारे में आप तैयारी कर सकते हैं, चेतावनी जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जापान ने पहली बार जो है महाभूकंप की चेतावनी जारी की है, तो इसको हम समझेंगे क्या मामला है, महाभूकंप क्या है, चेतावनी जारी की गई है तो क्या वास्तव में चेतावनी है या कुछ और है, और ये महाभूकंप क्यों जारी की गई, महाभूकंप की चेतावनी क्यों जारी की गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो 8 अगस्त को जापान के दक्षिणी हिस्से में आए भूकंप की तीव्रता 7.1 जो है रिक्टर स्केल पे था। और इतना बड़ा भूकंप तो सामान्य तौर से एशिया के कई सारे देश, जापान है भी एशिया का ही है, लेकिन ज़्यादातर देशों में अगर आ जाए तो वहाँ पे तो बड़ी विनाश लीला, और दक्षिण एशिया के देशों में तो फिर कहानी ख़त्म ही हो जाती है। लेकिन वहाँ पे कुछ कोई खास हुआ नहीं, क्योंकि इसको लेकर जापान तो अभ्यस्त है, उसको पता रहता है इतना तो आता रहता है। लेकिन इसके तुरंत बाद जो महत्वपूर्ण है कि 7.1 आने से कोई दिक्कत नहीं है, इसके तुरंत बाद जापान की मौसम विभाग एजेंसी JMA, जापान मौसम जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है और कहा गया है कि पहली बार मेगा भूकंप आने का खतरा बढ़ गया है। और इसमें कहा गया है, क्यों कहा गया है कि ये जो भूकंप आया है वो जापान के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत प्रशांत तट के एक सबडक्शन जोन, यानी जो डूबा हुआ क्षेत्र है, नानकाई टर्फ या नानकाई गर्त बोलते हैं। ये जापान का आप दक्षिणी जो है हिस्सा देखेंगे, दक्षिणी पश्चिमी, तो पूरा अभी हम आपको मैप भी दिखाएंगे, वो पूरा 900 किलोमीटर का हिस्सा है, वो डूबा हुआ है और बहुत भूकंप प्रभावित है। वहीं पे भूकंप आया है और 7.1 का, और इसके बाद, इस भूकंप के बाद तेज भूकंपी झटकों और बड़ी सुनामी की संभावना सामान्य से ज़्यादा है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पहले महाभूकंप क्या है। महाभूकंप की चेतावनी जारी की गई है, तो हम भूकंप तो समझते ही हैं, अर्थक्वेक। मेगा क्वेक क्या है, तो देखिए मेगा क्वेक या मेगा अर्थक्वेक उसे माना जाता है सामान्य तौर से जो 8 या उससे ज़्यादा के भूकंप की तीव्रता रहती है। 8-9 से, जो 8 से अधिक यानी 9-10 तीव्रता की जो भूकंप आते हैं उसकी विनाश लीला, देखिए भूकंप की तीव्रता जैसे ये होती है ना कि 6 से 7, तो आपको लगा कि सिर्फ 1 अंक रिक्टर पैमाने पर बढ़ा, लेकिन इसकी जो क्षमता होती है, विनाशकारी क्षमता भूकंप की, वो 10 गुना बढ़ जाती है। 7 से 8 में, यानी 6 से अगर 8 हो रहा है तो सिर्फ 2 अंक नहीं बढ़ रहा, 100 गुना ज़्यादा विनाशकारी हो गया। और अभी जो 7 आया है, अगर इससे 2 ज़्यादा आए, 9 आ जाए, 9 से ज़्यादा, यानी 100 गुना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। और आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना महाविनाशक होगा। 2011 में एक आया था भूकंप, सुनामी आई थी जब जापान में 18,000 लोग मारे गए थे, तो 9 रिक्टर का ही भूकंप वहाँ पे आया था। तो देखिए सामान्यतः 8 से अधिक रिक्टर स्केल पर तीव्रता वाले भूकंपों को महाभूकंप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह भयावह भूकंप जो हर 100 साल में एक बार आता है जापान में। जापानियों का मानना है कि ये भयावह भूकंप हर 100 साल में एक बार आता है, और जब ये आता है तो ये जुड़वा के रूप में आता है। ये जब भी आता है तो उसके 1-2 साल पहले एक इससे थोड़ा कम वाला भूकंप आता है, और जब इससे ये जब आने वाला है तो इसमें 3 लाख से अधिक लोगों के मारे जाने का अनुमान हो सकता है कि इससे ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं, और 30 मीटर की सुनामी भी आ सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया कि जब ये महाभूकंप आएगा तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि 30 मीटर या 100 फुट तक की ऊंची लहरें सुनामी आ सकती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो यानी जापान में महाभूकंप की चिंता क्यों सताती है, तो देखिए जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर में प्रशांत के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। जापान भी वहाँ पे स्थित है, तो वहाँ पे भूकंप तो आते रहते हैं। हर साल जापान में लगभग 1500 भूकंप आते हैं, जिसमें से बहुत कम नुकसान होता है। यहाँ देख रहे हैं 7.1 जो है तीव्रता का भूकंप आने के बाद भी जापान में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कुछ विनाशकारी भूकंप भी आते हैं, जैसे
2011 में आया 9 तीव्रता का भूकंप, जिससे सुनामी आई थी। उत्तर पूर्वी तट पर 18,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और फुकुशियामा रिएक्टर तो ध्वस्त हुआ था, वो हुआ था। उससे आज तक जो वहाँ पे रेडिएशन है, उसके वाटर ट्रीटमेंट को ट्रीट करके समुद्र में छोड़ना भी जो मुश्किल होता जा रहा है। तो ये आता है। और ये जो सुनामी आई थी, ये अगर देखा जाए तो आप एक नानकई गर्त है, अभी उसके बारे में भी हम आपको मैप में दिखाते हैं। ये 1707 में एक भूकंप आया था ननकाई गर्त में, जो पूरा 600 किलोमीटर 600 क्या बल्कि 900 किलोमीटर का पूरा जो दक्षिणी जापान वाला हिस्सा है वो सबमर्ज, उसमें गर्त बना था। उसके बाद वो जो आया था ना, वो जापान में सबसे बड़ा विस्फोट तो माउंट फूजी विस्फोट हुआ था। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूकंप था 1707 में आया था। और कहा जाता है कि ये विशाल मेगा थ्रस्ट या ननकाई जो इलाका है, ये भूकंप आमतौर पर हर शताब्दी यानी 100 साल में आते हैं, वह भी अक्सर जोड़े में। ठीक है, और अक्सर जोड़े में आते हैं। ऐसे में अगले 3 दशकों के भीतर ननकाई गर्त के साथ कहीं भी 8 या 9 तीव्रता की भूकंप आने की संभावना 70 से 80% है। और उसी जैसे 30 से 40 साल में एक जुड़वा भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि 1944-46 में 2 ऐसे भूकंप आ चुके हैं इसी ननकाई गर्त में, जो अनुमान है कि हर 100 साल में 2 जुड़वा भूकंप मतलब एक जुड़वा भूकंप आता है। तो अभी 7.1 तीव्रता का आ गया है। ऐसे में उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर एक विनाशकारी मेगा भूकंप आ सकता है। तो आइए जरा हम देखते हैं कि जापान का ननकाई गर्त क्या है। तो ये देखिए, ये जो इलाका है, जैसे ये जापान है, ये प्रशांत महासागर वाला, तो ये पूरा जो इलाका है यहाँ से ये पूरा जो है ननकाई गर्त है। और इसको अगर इसके बारे में थोड़ा बताएं तो ये 900 किलोमीटर का जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का इलाका है, 900 किलोमीटर लंबाई में। यहाँ पे 2, जैसे आप एक प्लेट टेक्टोनिक के बारे में जानते होंगे कि पूरा पृथ्वी जो है उसकी जो भूपट्टी है, एक मेटल पे जो है वह 6-7 बड़े प्लेटों में और छोटे छोटे प्लेटों में एक दूसरे की तरफ चलती रहती है, जिसमें कभी कभी प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं या एक दूसरे से किनारे से निकल जाते हैं। जब एक दूसरे से प्लेट टकराते हैं या अलग होते हैं या जो है घर्षण करते हैं, तो वहाँ पृथ्वी में हलचल होती है। और हलचल सबसे ज़्यादा तब होती है जब वो आपस में टकराते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यहाँ वाली यूरेशियन प्लेट जो है वो महाद्वीपीय प्लेट है। महाद्वीपीय प्लेट जो है आमतौर पे हल्की होती है। और दूसरी प्लेट है ये फिलीपीन सागर प्लेट है, यहाँ पे टकरा रही है। फिलीपीन सागर प्लेट है, सागरी प्लेट है। सागरी प्लेट भारी होती है और जब ये टकराती है तो भारी प्लेट नीचे चले जाती है ऊपर, और जब भारी प्लेट नीचे जाती है तो मैग्मा में वो पहुंच जाती है। मैग्मा में जाके वहाँ पे वो पिघलता है, नया लावा बनता है। नया लावा बनता है तो एक और स्ट्रेस या आप कह सकते हो कि वहाँ पे आप प्रेशर बनता है, जो इन लोगों का मानना है कि हर 100 साल में जुड़वा भूकंप के रूप में सामने आता है। 1707 का गर्त ये बना ही था, उसके बाद आया था। इसके पहले जो अभी इसके पहले जब आया था 1944 और 46 में जुड़वा भूकंप आया था। इसलिए अनुमान है कि 2044-46 यानी 2040 के आसपास, 50 के आसपास भूकंप आना है। अभी 2024 हो रहा है, 7.1 तीव्रता का भूकंप आ गया है इसी गर्त में। इससे अनुमान है कि एक मेगा भूकंप भी आ सकता है, 8 तीव्रता से ज़्यादा या 9, 8 से ज़्यादा, 8, 8.5, 9 के आसपास आ सकता है, जिससे भयानक सुनामी आ सकती है। ऐसे में लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये भूकंप आ सकता है। तो क्या भूकंप की भविष्यवाणी वाकई की जा सकती है? तो स्पष्ट शब्दों में नहीं। अगर कोई कहे कि भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, प्रेडिक्शन किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये फिर जो जापान ने ये बात कही है, ये प्रेडिक्शन है नहीं, ये प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी न हो के वार्निंग है। वार्निंग क्यों है? अभी मैंने बताया कि वहाँ पे ये अनुमान ये रहा है इतिहास, इसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है कि वहाँ पे कोई सूचना मिली हो कि हाँ भाई अब भूकंप आने वाला है। ये बातें क्यों कहा जा रहा है? देखिए, विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। टोक्यो विश्वविद्यालय के एक भूकंप विज्ञान के एमरिटस प्रोफेसर हैं रॉबर्ट गेलर, इनका है इस धारणा को खारिज करते हैं कि भूकंप की सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती है।
और तर्क देते हैं कि भूकंप को समूहबद्ध घटना के रूप में जाना जाता है, और कहा कि यह पहले से ही बताना संभव नहीं है कि भूकंप पूर्व झटका है या बाद का झटका, यानी जो कुछ घटना नीचे होती है उसके बाद आया है या उसके पहले आया है। ऐसे में ये वैज्ञानिक दृष्टि से आप भूकंप की प्रेडिक्शन यानी तो भविष्यवाणी होती है, वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। फिर ये पूछा गया कि ये क्या है, तो कहें कि जापान का जो मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो जारी किया गया है, ये परामर्श है, ये वार्निंग है, ये सलाह है कि लोग इससे बच सकते हैं, अपनी तैयारी करें। उस तैयारी में भी ये कहा गया है कि इससे जरूरी नहीं है कि भूकंप आए ही, लेकिन अपनी तैयारी करें, क्योंकि इस तरह का इतिहास रहा है कि उस गर्त में एक भूकंप आता है तो उसके बाद वाला भूकंप उससे ज़्यादा तगड़ा और उसके मेगा भूकंप होने की संभावना रहती है, क्योंकि 7.1 तो आ ही गया है, अब इससे तगड़ा आएगा तो 8 पॉइंट और इससे ज़्यादा ही आएगा, जिससे चूंकि वो समुद्र के नीचे ही है, उसमें सबमर्ज इलाका है, इसलिए वहाँ सुनामी भी उठने की संभावना रहती है। तो ये पूरी कहानी है। इसी को लेकर इसमें कहा गया, देखिए कि एक नए बड़े भूकंप की संभावना सामान्य से अधिक है, लेकिन इस बात का संकेत नहीं है कि कोई बड़ा भूकंप निश्चित रूप से आएगा। ऐसा खुद जेएमए या जापान मेट्रोलॉजिकल जो एजेंसी है उसने खुद ही, जिसने चेतावनी जारी की है, वार्निंग जारी की है। तो सही माने में कहा जाए कि वो वार्निंग है, न कि प्रेडिक्शन है, वो भी पिछले इतिहासों को देखते हुए। अगला जो प्रश्न है, जो मुद्दा है कि यूक्रेन ने रूस के क्षेत्र पर जो है वो हमला करके कुछ क्षेत्रों को, थोड़े बहुत क्षेत्रों को उसने कब्जा कर लिया है, और ये कहीं न कहीं रूस के जो 2022 से रूस ने फरवरी 2022 से रूस द्वारा आक्रमण किया गया है, उस पूरे दौरान जो है रूस पे कहीं न कहीं एक सेटबैक है, रूस के लिए एक झटका है, एक आप कह सकते हो कि आप एक कि उसने यूक्रेन ने रूस के सेना में जो है सीमा में जाके हमला करने में वो सावधान हुआ है। तो ऐसे में आइए जरा सा देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो अमेरिका की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार, इसका कहना है कि 9 अगस्त तक यूक्रेनी सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 35 किलोमीटर तक अंदर घुस गए थे। हालांकि उनका उस क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण नहीं है, यानी घुस तो गए हैं लेकिन पूरा नियंत्रण है ऐसा नहीं माना जा सकता है। और अभी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी इसकी पुष्टि की है कि यूक्रेनी सैनिक रूस के अंदर लड़ रहे हैं, और यह घटना रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सीमा से पार आश्चर्यजनक घुसपैठ के रूप में हुआ है, और यह रूस के लिए बड़ी शर्मिंदगी का विषय है, ऐसा जेलेंस्की का कहना है। अब प्रश्न ये है कि यूक्रेनी कुर्स्क ऑपरेशन के बारे में क्या, अगर हम जरा समझें तो इस मैप में देखें तो ये पूरा इलाका जो है, यहाँ से ये रेड लिए हुए भी, ये जो है ये पूरा यूक्रेन का क्षेत्र है, ठीक है। इसमें से जो ये रेड वाला इलाका है ये रूस के कब्जे में है, ठीक है, ये पूरा जो इलाका है रूस के कब्जे में है, और ये वाला जो इलाका है ये रूस का है, और इसे ही कुर्स्क क्षेत्र बोलते हैं, कुर्स्क क्षेत्र। इसी में बहुत छोटा सा, ये देखिए इतना से क्षेत्र पे, बहुत छोटा सा, इतने बड़े क्षेत्र के इतने छोटे से क्षेत्र पे जो है यूक्रेनी सैनिक घुस गए हैं, उसमें भी 30-35, अभी पूरी तरह से कब्जा है कि नहीं है, लेकिन इतने से पूरे क्षेत्र पर घुस गए हैं। तो वही है कि कुर्स्क ऑपरेशन में पहली बार चिन्हित किया गया है कि नियमित यूक्रेनी और विशेष अभियान इकाइयों ने रूसी क्षेत्र में प्रवेश किया है। 2-2.5 साल लगभग युद्ध चल रहा है उसमें, नहीं तो पूरा रूस ने इस यूक्रेन के इस पूरे हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। और रूस इस हमले को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसा ये कहा जा रहा है। रूसी अधिकारी खुद कह रहे हैं कि कुर्स्क और 2 अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है, वहाँ से लोगों को खाली कराया गया है, क्योंकि रूस को ये अंदाज़ा नहीं था, देखिए समझिए, रूस को ये अंदाज़ा नहीं था कि यूक्रेन उसके किसी क्षेत्र में घुसपैठ कर सकता है, और निश्चित रूप से यह रूस के लिए सेटबैक तो है ही है। अब ये समझ में आना चाहिए कि अगर यूक्रेन ने ऐसा किया है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, यूक्रेन ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा आश्चर्यजनक हमला क्यों किया है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके पीछे कुछ यूक्रेन के रणनीतिक और सैन्य कारक है।
पहले अगर देखें कि पहला तर्क ये है कि यूक्रेन जितना संभव हो सके उतना रूसी क्षेत्र जीतना चाहता है और इस तरह से रूस पर दबाव बनाना चाहता है। देखिए, अब यह मामला चल रहा है कि रूस यूक्रेन की वार्ता को कराई जाए। बात चूंकि प्राइम मिनिस्टर, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर रूस से भी मिले हैं, फिर वो आगे भी बात चल रही है कि कहीं ना कहीं बातचीत तो होती है, कोई ना कोई युद्ध जो है उसका शांति से ही पूर्ण समाधान हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन जीत नहीं सकता है और बाकी नाटो देश यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। अब वैसे कुछ वहाँ बहुत कुछ बचा भी नहीं है, अब इसके बाद तो अब कहने का, चलिए ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि जब शांति वार्ता होगा तो अमूमन होता क्या है कि जो जिस जगह पे रहते हैं वो उसको जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, भारत को छोड़ दिया जाए तो भारत ने अपना गवा तो दिया है, लेकिन जीत कर भी हम देते आए हैं, ये हमारी सहृदयता है। लेकिन अमूमन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जो जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है वहीं पे हो जाता है। तो ऐसे में ये है कि अगर यूक्रेन भी रूस का कुछ क्षेत्र जीत लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है, तो जब शांति वार्ता होगी तो रूस पे दबाव होगा और जो रूस ने जो यूक्रेन का क्षेत्र जीता है उसके बदले में यूक्रेन कह सकता है कि हम, मतलब सौदा कर सकता है कि ठीक है, हम ये क्षेत्र छोड़ देते हैं, हमारा ये क्षेत्र आप छोड़ दो। अभी तो सब कुछ यूक्रेन का रूस ने ही जीता है। दूसरा है कि अगर ऐसा कोई क्षेत्र वो बना लेता है तो रूस और यूक्रेन के बीच में एक बफर क्षेत्र होगा, जिसका आप समझ सकते हैं, जिसका कोई मामले नहीं, मायने नहीं है। तीसरा है कि इसके बढ़ने का उद्देश्य रूसी सेना को कमजोर करना है। एक दूसरा मोर्चा अगर वहां पे कर रहा है तो कहीं ना कहीं रूस ने जो यूक्रेन के इन हिस्सों पर, जिन हिस्सों पर दबाव बनाया है, वहां से कुछ सैनिक को वहां पे भेजना पड़ेगा, जिससे रूस का दबाव उन हिस्सों पर कम होगा। तो ये कुछ सैन्य दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रश्न है कि क्या यूक्रेन खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जहां पे आपने हमला किया है, यानी रूस ने जहां पे आपने हमला किया है अपने सीमा में, उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हो। अगर उसके क्षेत्र में अगर आप हमला कर रहे हो और ऐसा भी नहीं कि कब्जा कर सकते हो, तो क्योंकि वहां पे वो रूसी क्षेत्र है, ऐसे में हताहत होने की संख्या यूक्रेनी सैनिकों की ज़्यादा है। और वैसे भी यूक्रेन के पास सेना और संसाधन कम है, जबकि रूस बढ़त है। रूस को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन यूक्रेन को कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ लोग कहना है कि इसके अगर पश्चिम निरंतर सैन्य लड़ाई देती रहेगी, मदद करता रहेगा, तो ये कुछ इससे जो है राजनीतिक सफलता मिल सकती है और रूसी नेतृत्व पर दबाव बनेगा कि वो मामले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे। अब यह प्रश्न है कि यूक्रेन कब तक दबाव बनाए रह सकता है। ठीक है, तो यूक्रेनी सेना घुसी है, हालांकि अभी वो पूरी तरह से उस क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न है कि वो कब तक आगे या अपेक्षाकृत ये सफल हो सकता है। तो इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि ये निर्भर करेगा कि पश्चिमी देश यूक्रेन की कितनी मदद करते हैं और रूस कितने ज़्यादा ताकत से इसका जवाब देता है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि ये बहुत लंबा नहीं चलेगा और जो लोग गए हैं वो बेचारे जो है मारे ही जाएंगे, हताहत ही होंगे, इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जान लीजिए कि रूस की जो सैन्य क्षमता है वो अभी यूक्रेन की बस की तो बात नहीं है कि यूक्रेन उसे रोक सके या यूरोप का कोई देश उसे रोक सके। हाँ, अगर अमेरिका खुल के सामने आता है तब लड़ाई मज़ेदार होगी, लेकिन वैसी स्थिति देखी नहीं जा रही है। इसलिए आप इसको बहुत ज़्यादा वो न कहें। इसमें रूसी जो यूक्रेनी सेना है, अभी देखिएगा कुछ दिन बाद ये आएगा कि यूक्रेनी सेना वहाँ पे बुरी तरह से पराजित हुई है, और अगर बदले में और आक्रामकता अगर रूस दिखा देगा तो यूक्रेन को लेने के देने पड़ जाएंगे कि जो शांति वार्ता चल रही है वो शायद कटाई बस्ती में चली जा सकती है। जिसका हम इसी तरह की एक चीज़ें हमने जो है इजराइल और गाजा संघर्ष में देखने की हमने देखा भी था कि ईरान द्वारा सोचा दबाव बनाया गया कि उसका इजराइल पर दबाव बनेगा, लेकिन इजराइल ने और तगड़ा जो है उसने प्रतिक्रिया दे दी है। ठीक है, अब आगे आज के लिए इतना ही, जो भी होगा देखा जाएगा। पढ़िएगा, इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, PDF भी मिल जाएंगे, रिवाइज करते रहिएगा। बाकी चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।